नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम चीन के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चीन का वर्तमान संविधान 1982 का संविधान है। यह संविधान 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत हुआ। चीन का जो प्रथम संविधान था वह 1954 का संविधान था, लेकिन वर्तमान जो संविधान है यह 1982 का संविधान है। चीन के संविधान की जो पहली विशेषता है वह है लिखित एवं निर्मित संविधान। इस संविधान के अंतर्गत एक प्रस्तावना है, 4 भाग है, 138 अनुच्छेद है। चीन के इस संविधान का निर्माण एक विशेष समिति द्वारा एवं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका का ही नाम है। तो चीन का जो संविधान है वो आधुनिक संविधानों की तरह ही लिखित एवं निर्मित संविधान है। दूसरी विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। चीन के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहां श्रमिकों और किसानों के मध्य अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। अनुच्छेद 1 यह चीन की शासन व्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चीन का आधिकारिक नाम है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शासन व्यवस्था कैसी होगी? जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य, और इसका नेतृत्व किसके हाथों में होगा? अनुच्छेद 1 के अनुसार चीन का नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में होगा, लेकिन यहाँ पर श्रमिकों और किसानों के बीच में अटूट मैत्री संबंध यानी मित्रता का संबंध है वो विद्यमान होगा। तो चीन के संविधान के अनुच्छेद 1 के माध्यम से चीन की शासन व्यवस्था की प्रकृति है वो स्पष्ट होती है। किस तरह की प्रकृति है चाइना की शासन व्यवस्था की? जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य। यहाँ जनवादी शब्द पीपुल्स शब्द का क्या अभिप्राय है? यहाँ पीपुल्स शब्द का अभिप्राय है कि शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी एवं नियंत्रण। चीन की शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो चीन की शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना की गई है। एक तरह से ये विधानमंडलों के रूप में ही काम करते हैं। तो इस पीपुल्स कांग्रेस के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी एवं नियंत्रण है वो देखने को मिलता है संवैधानिक दृष्टि से। दूसरी शब्दावली है लोकतांत्रिक तानाशाही। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन। जहां लोकतंत्र होता है वहां बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। तानाशाही का मतलब होता है कि निरंकुशता, एक व्यक्ति की निरंकुशता, एक व्यक्ति का शासन। यह दोनों एक दूसरे की ये विरोधी शासन व्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे से विरोधी शब्दावली है लोकतंत्र और तानाशाही। लेकिन चीन के संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक तानाशाही शब्दावली का जिक्र किया गया है। यहाँ लोकतांत्रिक तानाशाही शब्दावली का अभिप्राय है कि चीन के अंतर्गत बहुसंख्यक किसानों और मजदूरों का अल्पसंख्यक पूंजीपतियों एवं जमींदारों के ऊपर नियंत्रण। यहाँ पर भी शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जाएगी? बहुमत के माध्यम से चलाई जाएगी। बहुमत के अंतर्गत कौन है यहाँ पर? किसान एवं मजदूर। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक के वहां पर पूंजीपति एवं जमींदार। तो लोकतांत्रिक शासन
लोकतांत्रिक तानाशाही का अभिप्राय है बहुसंख्यक किसानों एवं मजदूरों का अल्पसंख्यक पूंजीपतियों और जमींदारों के ऊपर नियंत्रण। चीन के अंतर्गत समाजवादी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है और समाजवादी विचारधारा का ये मानना है कि सरवारा वर्ग की जो तानाशाही है वो पूंजीपति वर्ग की तानाशाही से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चीन के संविधान की अगली विशेषता है जनवादी गणतंत्र। चीन के संविधान की अगली विशेषता जनवादी गणतंत्र यानी पीपुल्स रिपब्लिक। चीन के संविधान का आर्टिकल 2 यह कहता है कि चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता के अंतर्गत निहित रहेगी। अनुच्छेद 2 में यह लिखा हुआ है कि चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता किसके अंतर्गत निहित रहेगी? संपूर्ण सत्ता है वो जनता के अंतर्गत निहित रहेगी। यानी यह किस तरह की शासन व्यवस्था है? चाइना की शासन व्यवस्था है पीपुल्स रिपब्लिक। और जहां रिपब्लिक गणतंत्र होता है वहां पर शासन व्यवस्था किसके हाथों के अंतर्गत होती है? वहां पर शासन व्यवस्था जनता के हाथों के अंतर्गत होती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एवं स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से चीन के अंतर्गत जनता अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। चीन के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर जन कांग्रेस यानी पीपुल्स कांग्रेस का गठन किया गया है और इन पीपुल्स कांग्रेस के माध्यम से ही जनता शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। अगली विशेषता है चीन के संविधान की लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के सिद्धांत को यहाँ पर लागू किया गया है। चीन के संविधान के अनुच्छेद 3 को अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि चीन के सभी शासकीय अंग यानी सरकारी अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत क्या है? वैसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन लेनिन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर 2 शब्द है, एक लोकतंत्र और दूसरा केंद्रवाद। लोकतंत्र का अभिप्राय होता है कि समस्त जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत रहेगी? समस्त शक्ति जनता के अंतर्गत निहित होती है। और केंद्रवाद का मतलब होता है कि एक जगह शक्तियों का केंद्रीकरण। तो चीन के अंतर्गत लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू किया गया है। लोकतंत्र का मतलब है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत समस्त शक्ति जनता के अंतर्गत निहित है और केंद्रवाद का यह अभिप्राय है कि शासन या साम्यवादी दल का जो निचले अंग है, जो निम्न अंग है, वो अपने से ऊपरी अंग के अधीन होते हैं। जैसे इस पिरामिड के माध्यम से इस बात को केंद्रवाद को समझ सकते हैं, लोकतांत्रिक केंद्रवाद को समझ सकते हैं कि इस पिरामिड के अंतर्गत शीर्ष पर है ए और दूसरे नंबर पर मान लो कि बी है और नीचे सी है। तो सबसे ऊपरी अंग कौन हुआ? सबसे ऊपरी अंग हुआ ए और ए बी को आज्ञा देगा और बी को ए की आज्ञा मानना अनिवार्य है। बी सी को आज्ञा देगा, निर्देश देगा और बी का निर्देश सी को मानना अनिवार्य है। तो शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है, यानी निम्न अंग को अपने से उच्च अंग की आज्ञा मानना अनिवार्य है। तो लोकतांत्रिक और केंद्रवाद, वैसे लोकतंत्र के अंतर्गत शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जनता के अंतर्गत शक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर चीन के संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र और केंद्रवाद इन दोनों का मिश्रण करके लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू किया गया है। और यहाँ पर लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का अभिप्राय है कि साम्यवादी दल का प्रत्येक अंग या शासन व्यवस्था का प्रत्येक अंग है वो अपने से जो ऊपरी अंग है उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्यकारी है। प्रत्येक निम्न अंग है
वो अपने से ऊपरी अंग के अधीन है और उसके निर्देशों के अनुसार ही वह शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। निम्न अंग उतनी ही स्वतंत्रता रखता है जब तक कि ऊपरी अंग वो निम्न अंग की शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो चीन के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 3 के अंतर्गत स्पष्ट लिखा हुआ है कि चीन के सभी शासकीय अंग है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के माध्यम से ही शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। अगली विशेषता है कि चीन के संविधान के अंतर्गत चीन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत साम्यवादी दल की प्रमुखता देखने को मिलती है। चीन के अंतर्गत एक दलीय शासन व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि चीन के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है वह एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल। चीन के संविधान के अंतर्गत संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत साम्यवादी दल का गुणगान किया गया है। किस तरीके से चीन के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत साम्यवादी दल की भूमिका रही, इस बात को चीन के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। तो चीन का जो शासन व्यवस्था है वह किस तरह की दलीय व्यवस्था को रेखांकित करती है, वह एक दलीय शासन व्यवस्था को रेखांकित करती है और यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट है और वह कौन सी पार्टी है, वह है साम्यवादी दल। अगली विशेषता है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। 1978 का चीन का संविधान था। 1978 के चीन के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जब 1982 के अंतर्गत संविधान बना, वर्तमान संविधान चीन का कब का है, 1982 का ही संविधान है। तो इस 1982 के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद की दोबारा स्थापना की गई। चीन के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह वहां की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? चीन के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए चीन का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यानी एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए चीन में? तो 2 बार निर्वाचित हो सकता है। यह शासन व्यवस्था यानी 2 बार निर्वाचन की व्यवस्था अमेरिका की तरह ही चीन के अंतर्गत भी है। चीन का जो राष्ट्रपति होता है यह सेना का सुप्रीम कमांडर होता है और साम्यवादी दल का महासचिव भी होता है। यानी सेना का अध्यक्ष और साम्यवादी दल का महासचिव, ये दोनों पद भी किसके पास में है? ये दोनों पद भी वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति के पास में ही है। चीन के संविधान की अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव। चीन की जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि न्यायपालिका का जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है और यह जो न्यायपालिका है चीन की सर्वोच्च जनवादी न्यायालय, ये वहां की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। यानी व्यवस्थापिका के प्रति न्यायपालिका को उत्तरदायी ठहराया गया है और यहाँ की न्यायपालिका के पास में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी चीन के न्यायपालिका के पास में नहीं है। तो चीन के संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव देखने को मिलता है और न्यायपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है।